गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी 100 के प्लेटफॉर्म पे सक्सेस कोचिंग की ओर से लाए हैं आपको फिजिक्स की पहली क्लास, जिसपे हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट, नेम स्थिर विद्युत। इस स्थिर विद्युत में हम आज कुछ मेन चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से चलेंगे टॉप की ओर। तो इस पे इतने सारे पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा घर्षण विद्युत, दूसरा पॉइंट है विद्युन्मय या आवेशित, तीसरा है स्थिर विद्युत, चौथा है धन तथा ऋणावेश, पांचवा है बद्ध इलेक्ट्रॉन, पांचवा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट वन इज स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एंड लास्ट वन इज चालक, कुचालक या विद्युत रोधी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें आवश्यक है जानना कि विद्युत क्या है। विद्युत हम सबने महसूस किए हैं, झटके महसूस किए हैं, अधिकांश लोगों ने किए होंगे, आपने भी किए होंगे, मैंने तो कई बार खाया है। तो विद्युत की बात करते हैं। विद्युत वास्तव में एक ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा है, वो सही भी चीजें ऊर्जा है जिससे हमें कोई कार्य करने की क्षमता मिलती है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम आज बल्ब जला पा रहे हैं, पंखे चला पा रहे हैं, टीवी कूलर चला पा रहे हैं। वर्तमान में तो आजकल कारें बाइक भी आने लगी हैं, इसी ऊर्जा पर बेस्ड होती हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा विद्युत। विद्युत वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं, या वह विद्युत कहलाती है। कहने का आशय यह है कि एक ऐसी ऊर्जा जो अपने वजन से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर देती है, उसे बोलते हैं हम विद्युत। हमने किया है, आप सबने भी बचपन में किया होगा। जब हम लोग पढ़ते थे क्या करते थे, पेन लेते थे, पेन को ऐसे बालों पर रगड़ते थे, काफी टाइम रगड़ने के बाद उसको जमीन में करते थे तो हल्के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था और यहाँ पे चिपक जाते। तो वह क्या है, विद्युत है। पर कैसा विद्युत है? कैसा विद्युत है? ऐसा विद्युत है जिसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं, क्योंकि वहां हमने घिसा है। तो विद्युत का वह रूप जो दो वस्तुओं को घिसने पर, रगड़ने पर उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। और आपने समझ लिया होगा कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वह विद्युत कहलाती है। विद्युत के बहुत सारे प्रकार हैं और घर्षण विद्युत के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिन्हें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चूंकि आज की क्लास बेसिक क्लास है, इसलिए हम केवल बेसिक पे ही कॉन्सेप्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, विद्युत और घर्षण विद्युत। द नेक्स्ट वन इज विद्युन्मय, या जिसको हम बोलते हैं आवेशित। वो वस्तु जिसमें आवेश आ चुका हो। आवेश का आना का मतलब क्या होता है कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो परिभाषा क्या बनती है कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हमने आवेश दिया, विद्युत दिया, और उसकी वजह से वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कैपेबल हो जाती हैं, सक्षम हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष अपना दूसरा वीडियो लेके, और आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण ये वो गुण होते हैं जो किसी भी आवेश में मूलतः विद्यमान होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो इनमें से पहला गुण है आवेश का संरक्षण। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले ही 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, 7वीं में पढ़ा होगा कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण मतलब ये होता है कि जिससे ना तो हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो पहला वही है आवेश का संरक्षण, और ये डिटेल क्या कहता है इसका, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत, वियुक्त का मतलब अलग किया हुआ, वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय यानी सिस्टम, निकाय का मतलब एक व्यवस्था,
हमने मार्कर लगाया, बोर्ड लगाया, मार्कर लिया, बुक ली और मोबाइल ऑन किया, ये एक सिस्टम बन गया आपको पढ़ाई का। हमने सीपीयू रखा, कीबोर्ड रखा, माउस रखा, स्क्रीन रखी, बन गया एक सिस्टम। तो सिस्टम मतलब किसी भी कार्य करने के लिए व्यवस्था के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं हम निकाय या सिस्टम। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, मतलब उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना उसमें कमी होती ना उसमें वृद्धि होती है। दूसरा, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि प्रकृति में किसी वस्तु पर जो कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। आवेशों के क्वांटमीकरण की जो मुख्य परिभाषा है वो ये है, वो इंट्रोडक्शन था और ये मुख्य परिभाषा है। क्या है? सभी मुक्त आवेश यानी फ्री आवेश जो विलगित हो, मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई यानी इलेक्ट्रॉन से होती है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब उनका गुणा किसी पूर्ण संख्या के साथ होता है। अब पूर्ण संख्या तो आपने मैथ बारे में पढ़ लिया होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। Q मीन्स क्वांटम यानी चार्ज यानी आवेश। Q तो Q बराबर E इलेक्ट्रॉन हो गया, Q बराबर Q हो गया यानी आवेश, और N हो गया पूर्ण संख्या। N क्या है? पूर्ण संख्या, और इसका क्या है? बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जहां पर कोई चिन्ह नहीं होते वहां हम गुणा मानते हैं। तो आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब E का मान तो आपको मालूम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो पता ही होगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कई सारे आते हैं, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। आपके न्यूमेरिकल की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर अलग से चलाई जाएगी, स्पेशल क्लास होगी वो, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो Q बराबर Ne, जहां Q क्या है? आवेश है, N हमारा संख्या रहेगा और E हमारे आवेश का इलेक्ट्रॉन का मान है। अब इन तीन में से कोई भी दो चीज को दे देगा और बाकी तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। अब क्या देता है वो देने वाले पर डिपेंड करता है, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है। अगला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का एक ऐसा नियम है जो यूज तो नहीं है, बस कहने के लिए है, हमारे सिलेबस में कहीं इसका कोई रोल नहीं है, उन्हें भी देख लेते हैं। वैद्युत आवेश योज्यता होती है। वैद्युत आवेश में होता है योज्यता का गुण पाया जाता है। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसमें विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग, यानी एक आवेश है 2 कूलम, दूसरा है 4 कूलम, तीसरा है 6 कूलम और चौथा है 8 कूलम। तो आवेशों की योज्यता ये कहता है कि कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 6 14 4 18 तो 20 कूलम। बस सिंपल सा नियम है, ये बीजीय योग का नियम का पालन करता है। इसका मतलब जितने बीजगणितीय के नियम होंगे वो सारे नियम यहाँ पे लग जाएंगे। यह है योज्यता का नियम, नोट कर लीजिए। ओके, आज का अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, तो ये नियम किसने दिया था मुझे आप कमेंट में बताएंगे, जिनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम अब यहाँ सुन ले। तो सन 1785 में C.A. कूलॉम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, शॉर्ट में बोलते हैं C.A. कूलॉम। तो सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने एक नियम दिया था
वो था दो बिंदु आवेशों। अच्छा, बिंदु आवेश क्या है, यहां पे हम जानेंगे बिंदु आवेश क्या है। पहला पॉइंट ये उठता है कि बिंदु आवेश हम किसे कहते हैं। बिंदु आवेश का मतलब होता है ऐसे आवेश, ऐसे दो आवेश या ऐसे आवेश जिनके आकार की तुलना में उनकी दूरी बहुत अधिक हो। आपने याद कीजिए 11th में पढ़ा होगा बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु क्या होती थी कि जिस वस्तु का आकार की तुलना में उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा हो। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट की बॉल इतनी बड़ी होती है लेकिन पूरे ग्राउंड में दौड़ती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उसका आकार नगण्य होता है, बहुत कम होता है, उसे बिंदु वस्तु बोलते हैं। ऐसे ही बिंदु आवेश है कि जब उनके बीच की दूरी ज्यादा हो किंतु उसका आकार बहुत छोटा हो। तो यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, ध्यान रखिएगा। कूलाम के नियम की सीमाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दो बिंदु आवेश हमने मान लिया, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो जाहिर सी बात है जब दो बिंदु आवेश हैं तो इनके मध्य कोई ना कोई बल लगेगा। अगर वो समान आवेश है, प्लस प्लस है, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण लगेगा। याद कीजिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है कि यदि दो सजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य विकर्षण बल लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर विजातीय आवेश है, विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान रखिएगा कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो जब दो बिंदु आवेश होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच कोई ना कोई एक बल कार्य करेगा, चाहे आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे। तो क्या कहता है कि इनके मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, 11 में पढ़ाया आपने। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। हमने कहा 5 किलो आलू, क्या कहा हमने, 5 किलो आलू। तो आलू राशि है, किलो मात्रक है और 5 परिमाण है। तो मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे परिमाण का मतलब क्या होता है। तो क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की, यानी हमने एक आवेश मान लिया Q1, दूसरा आवेश मान लिया हमने Q2, तो इनके गुणनफल की, कौन, लगने वाला बल। तो F बल का इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, संकेत होता है उसका पहला अक्षर F, तो हमने लिखा F, यानी लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रम का मतलब होता है अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो इनका मान भी बढ़ेगा और इसका मान घटाएंगे तो इनका मान भी घटेगा। अनुक्रम का मतलब उसी क्रम में, अनुक्रम का मतलब उसी क्रम में, अगर एक को बढ़ाएं दूसरा भी बढ़े। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, अच्छा बीच की दूरी क्या है, R, तो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अनुक्रम का मतलब अगर अनुक्रम होता तो हम लिखते F प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, पर व्युत्क्रम बोल रहा है तो 5 है अगर, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो क्या कहता है कि लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, यानी 1/r²। तो कहने का मतलब क्या है कि लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, F। तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F दोनों में कॉमन है, F प्रोपोर्शनल
Q1 इंटू Q2। अच्छा ये डॉट और क्रॉस तो आप लोगों ने पढ़ाना है 11th में, सदिश और अदिश गुणनफल। तो हम डॉट भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं क्योंकि राशियां हैं। तो इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा जहां भी दो राशियां आ जाती हैं, बीच में अनुक्रम होता है या समानुपाती होता है, तो जब इसको हम हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में जब दो बालक लड़ते हैं तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आता है और उनको कॉम्प्रोमाइज कराता है, समझौता कराता है, उससे हम बोलते हैं, समझौता करने वाले क्या बोलते हैं, पंच या सरपंच, है ना। तो यहाँ भी एक पंच आएगा और बन जाएगा F बराबर की एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये केवल समझाया मैंने आपको, अभी मैं अपने बोर्ड में लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नोट। ओके, अब देखते हैं कूलाम के नियम। कूलाम के अनुसार F लगने वाला बल है, इनके परिमाणों का गुणनफल यानी Q1 डॉट Q2 की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने इसके पीछे लिखा हुआ था, कैसे हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 डॉट Q2 बन जाए Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। F अब क्या बताया था, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट K है यहाँ पे, तो बन जाएगा F इक्वल टू K Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ K क्या है, यहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की माध्यम की प्रकृति, कौन सा प्रकृति का माध्यम है, वायु है, निर्वात है, क्या है, तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा कि CGS है कि SI है कि MKS है कि FPS है, उस पर निर्भर करेगा। कहता है यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश यानी कि निर्वात या वायु तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है आपको, 4 पाई तो आप जानते हैं। एप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है एप्सिलॉन, निर्वात की विद्युत, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो 4 पाई अपान एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में जहां K आया है तो K की जगह हमको रख देना है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हमने K की जगह पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम रख दिया, बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 का ये मतलब होता है कि 1/12 बार 10 का गुणा, कितनी बार, 12 बार, कितनी बार, 12 बार 10 का गुणा, तो बन जाएगा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी मात्रा है इसका। अब तो बन जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ये कैसे आया, ये मान आता है किसका, एप्सिलॉन का मान बन जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है और इसकी वैल्यू बनती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। यदि निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो तो k बराबर 1/4 यानी मेन इक्वेशन। अगर इसको नहीं भी पढ़ना आपको, ये हमारा मेन इक्वेशन है। नोट करो।